हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आप सभी उस सभी टॉपिक्स को ध्यान से देख रहे होंगे और उनको पढ़ रहे होंगे। देखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का कुछ कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपकी आएगी। और यह जो लेक्चर्स मैं यूट्यूब पर आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ यह है कि आप लोग लेक्चर्स को बार बार देखें, ताकि आप लोगों की जो भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं कि उस कंसेप्ट को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बार बार देख करके आप उसको क्लियर कर सकें। लेकिन मुझे देखने में मुख्य रूप से यह चीज़ आ रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रकार के भी हैं जिन्होंने एक बार भी लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है। तो यह आप लोगों की मुझे बहुत ही कि बहुत ज़्यादा बुरी बात लगी कि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लेक्चर्स को अभी तक अटेंड नहीं किया है। आप सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि आप सभी लेक्चर्स को अटेंड करें। जो मैंने काम दिया उस काम को रिटर्न रूप में अपनी अपनी कॉपी के अंदर लिखें। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वह टॉपिक पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड है। जैसा कि हमने पिछली बारी किया था अर्थक्वेक मतलब कि भूकंप को का टॉपिक हमने पिछली बार किया था। तो भूकंप का सीधा सा संबंध मैंने आपको बताया था कि प्लेट्स से है, प्लेट टेक्टोनिक से है। भूकंप का कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले चैप्टर में करवाई थी। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वह भी इन्हीं प्लेट्स से संबंधित है। क्योंकि बाउंड्रीज जहाँ पर प्लेट की बाउंड्रीज आती हैं, चाहे वह कन्वर्जेंट बाउंड्री हो, चाहे वह डाइवर्जेंट बाउंड्री हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हो, जहाँ भी इस प्रकार की बाउंड्रीज आती है वहाँ उन बाउंड्रीज से संबंधित हमारा आज का टॉपिक है। क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी इस प्रकार की हलचलें चलती रहती हैं। अर्थ मूवमेंट के अंदर भी हमने देखा था। तो उन्हीं हलचलों की वजह से पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा बनता है, दबाव की वजह से टेम्परेचर की वजह से जो पृथ्वी की जो अंदर उन्हीं चट्टानें हैं वह पिघल जाती हैं। और एक स्थान है जहाँ पर वह पृथ्वी की अर्थ क्रस्ट के जस्ट नीचे ही एस्थीनोस्फीयर होता है, जहाँ पर वह लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है। और जब यह लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर प्रेशर बहुत अधिक हो जाता है तो यही लावा जब बाहर निकलने की जद्दोजहद में होता है तो वह कहाँ से निकलता है, वह उन्हीं दरारों से, वह प्लेट्स के उन्हीं मार्जिन से, प्लेट के वही किनारे जहाँ पर वह प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है या वो निकट आ रही है या रगड़ खा रही है, तो वहीं से वह क्या करता है, लावा बाहर निकलता है। तो आज का टॉपिक है जो हमारा वो ज्वालामुखी आज का टॉपिक रहेगा। तो इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि ज्वालामुखी से लावा निकलता है और किस प्रकार की टोपोग्राफी वहाँ पर बनती है, किस प्रकार के लैंड फॉर्म्स वहाँ पर बनते हैं। तो यही आज के टॉपिक के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी किसे कहते हैं, सबसे पहली बात आती है ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो ज्वालामुखी किसे कहते हैं, इस चीज़ का सीधा सा जवाब यह है कि ज्वालामुखी वो पृथ्वी की अर्थ क्रस्ट है जो उसके अंदर उन छिद्रों को ज्वालामुखी कहते हैं जिन छिद्रों के माध्यम से पृथ्वी के अंदर विद्यमान एस्थीनोस्फीयर के अंदर जो लावा है वह बाहर निकलता है। उस लावे के साथ साथ सिर्फ अकेला लावा नहीं निकलता है, उसके साथ साथ गैस निकलती है, गैस के साथ साथ पानी भी निकलता है, धूल कण भी निकलते हैं, बड़े बड़े पत्थर, कोबाल्ट पत्थर भी निकलते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसके साथ साथ निकलती हैं। तो ज्वालामुखी वो छिद्र हैं जो पृथ्वी की अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ से पृथ्वी के एस्थीनोस्फीयर से लावा बाहर निकलता है। इसका जो ऊपर वाला जो छिद्र होता है, मैं आपके सामने अब यहाँ पर एक चित्र दिखाता हूँ। इस चित्र को देखिए, इसमें जो ज्वालामुखी का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रेटर बोला जाता है। ठीक है। तो क्रेटर क्या होता है, ज्वालामुखी का मुंह होता है, मुख
है, उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ से ज्वालामुखी से लावा निकलता है। जो क्रेटर होता है वो नीचे एक पाइप से जुड़ा रहता है जो एस्टेनोस्फीयर तक जाती है, जहाँ से लावा की सप्लाई होती है उस पाइप के जरिए। तो उस पाइप को हम ज्वालामुखी की चिमनी कहते हैं। उस पाइप को हम ज्वालामुखी चिमनी कहते हैं, जिसके माध्यम से अलग अलग प्रकार का जो मटेरियल पिघला हुआ है वह बाहर निकलकर अर्थ सरफेस पर पहुंचता है। ठीक है, तो इसके अंदर और भी बहुत सारी छोटी छोटी सी टर्म्स है। उस चित्र के अंदर आप देख लीजिए, जैसे कि ज्वालामुखी छिद्र, गौण शंकु, लावा प्रवाह, ठीक है, और मध्य शंकु, ये सारे के सारे इसके अंदर टर्म्स आती हैं। तो ये सारी की सारी आपको इस चित्र को बनाएंगे तो आपको ये चित्र बनाना होगा। ठीक है, देखते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार या फिर इरप्शन के कारण क्या है, मतलब कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट के मुख्य कारण पृथ्वी के अंदर हीट का पाया जाना होता है। हीट क्यों है? क्योंकि पृथ्वी आपको पता है पहले पिघली हुई अवस्था में थी, वह धीरे धीरे करके वह गर्म से अब ठंडी हो रही है। उसकी पहले बाह्य परत उसकी ठंडी होकर वह ठोस हुई, अब लेकिन अभी तक अंदर तक वह पूरी तरह से वह ठंडी नहीं हो पाई है। इसी वजह से उसके अंदर पहले से ही जो परिहीटेड है पृथ्वी है, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग परिहीटेड है। दूसरा, इसके अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन होता रहता है, डिसइंटीग्रेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, उनका डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर ऊष्मा प्राकृतिक रूप से वह टूटते रहते हैं। तो उससे जब रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, जो जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, तो ये जब ये पदार्थ टूटते हैं तो उससे ऊष्मा रिलीज होती है। जब ये ऊष्मा रिलीज होती है तो उसकी वजह से भी जो चट्टानें पिघल कर लावा का रूप धारण कर लेती हैं। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक मैंने बताया था, भूविवर्तनिकी का सिद्धांत था। वह भैया प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी थी वह भी यह बताती है कि जो प्लेट्स हैं वह मूव कर रही हैं और उसके किनारों पर आपको लावा का और संचार देखने को मिलता है, और उसके किनारों पर ही मोस्टली आपको वोल्केनोज मिलते हैं। और कारण क्या है कि कई बारी प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, तो वहाँ से जो पृथ्वी के अंदर कन्वेक्शनल करंट चल रही होती हैं, तो वहाँ से लावा बाहर निकलता है। कई जगह से जो लावा है वह वॉयलेंटली निकलता है, मतलब विस्फोट करके निकलता है। लेकिन कई जगह पर लावा है जो वह शांत रूप से, जैसे कि पानी बहकर बाहर निकल कर आता है, या फिर मैं कहूँ कि एक बिल्कुल चिपचिपा पदार्थ के रूप में लावे के रूप में बिल्कुल शांत रूप से बहता रहता है, जैसे पानी बहता है। इस प्रकार से जब लावा बहता है तो उसको बोलते हैं फिशर इरप्शंस, और एक होता है वॉयलेंट इरप्शंस के अंदर इन दोनों में बड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, वह हम आगे जाके बताऊंगा कि जो वॉयलेंट इरप्शन होता है उसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन जो फिशर इरप्शन होता है उसमें सिलिका की मात्रा बहुत कम होती है। वह उसको हम बोलते हैं बेसिक लावा का फ्लो। तो यहाँ पर अब हमें पता चला प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से भी वोल्केनोज का निर्माण होता है। उसके बाद हमें पता होता है कि पृथ्वी के अंदर पानी भी है। तो पानी जब लावा के संपर्क में आता है, गर्म होता है, तो वो वाष्पीकृत हो जाता है, और वह भी एक अलग ही प्रकार का पृथ्वी के अंदर जब वाष्प इकट्ठी होती है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, और जब आयतन बढ़ता है तो एक प्रेशर क्रिएट करता है वह अंदर से बाहर की तरफ निकलने के लिए। उसके बाद पृथ्वी के जो कुछ भूभाग ऐसे हैं जो कि दुर्बल हैं, और उन दुर्बल भागों से ही लावा बाहर निकलता है। और वो दुर्बल भाग कौन से हैं? वह दुर्बल भाग वही प्लेट्स के किनारे होते हैं जहाँ से वह लावा बाहर निकलता है। तो यह मुख्य रूप से ये कई कारण थे जो मैंने बताया। और लास्ट जो कारण है इसमें भूकंप। यदि भूकंप आ जाता है तो भूकंप उस एनर्जी को रिलीज करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये मुख्य रूप से इसके कारण थे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि किस किस प्रकार के उसके अंदर मटेरियल्स हैं जो वोल्केनो से वह बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो सबसे पहले जो चीज़ निकलती है वह होती है गैस के रूप में हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले गैस निकलती है। गैस वहाँ पर होती है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण 80 से 90% चीज़ होती है वह भाप होती है, जो कि
के वाष्पीकृत होने की वजह से वहाँ पर भाप बनती है और सबसे पहले वही निकलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आजू बाजू का जो क्षेत्र होता है उसमें आर्द्रता मतलब कि ह्यूमिडिटी उसके अंदर आ जाती है और ह्यूमिडिटी की वजह से आजू बाजू के क्षेत्र में बरसात होने लगती है। उसके साथ साथ उसके अंदर और भी कुछ गैसेस पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीज़ें भी, ज्वलनशील पदार्थ भी उसके अंदर निकलते हैं, जो कि वहाँ पर निकलते हैं। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसेस भी उससे निकलती हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोक्लोराइड एसिड और अमोनियम क्लोराइड जैसे पदार्थ भी उससे निकलते हैं, जो कि गैस के रूप में होते हैं। तो हम यह चीज़ देख रहे हैं कि वहाँ से सबसे पहले गैसेस निकलती है, उसके बाद उसके अंदर से कुछ तरल पदार्थ भी निकलते हैं। जो तरल पदार्थ होते हैं वह मुख्य रूप से लावा होता है, जिसका तापमान 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो सकता है उसका, क्योंकि ये जो चीज़ होती हैं वह जो निकलती है, जो लावा निकलता है वह भी दो प्रकार का लावा निकलता है। पहला जो लावा होता है उसको हम एसिडिक लावा कहते हैं और दूसरा होता है बेसिक लावा। एसिडिक लावा जो होता है उसका जो वह निकलता है तो उसके अंदर हमें पता होता है कि उसके अंदर सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 75% पार्ट उसका सिलिका का होता है, जो कि बाहर आकर के बहुत ही जल्द ठंडा होने लगता है। और वोल्केनिक कोन, मैं यहाँ पर एक चित्र आपको दिखा रहा हूँ, इस प्रकार का वोल्केनिक कोन आपका वहाँ पर बनता है। तो वोल्केनिक कोन के बाद इसमें ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण होता है और वोल्केनिक कोन बनता है। लेकिन जो बेसिक लावा होता है उसमें सिलिका की मात्रा बहुत कम होती है। एसिडिक लावा की रफ्तार के बारे में और बता देता हूँ कि जो एसिडिक लावा था वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है, मतलब कि इस गति से वह लावा आगे की तरफ बह सकता है। लेकिन जो बेसिक लावा है, बेसिक लावा की जो हम बात कर रहे हैं, बेसिक लावा में सबसे पहली बात क्या है कि सिलिका की मात्रा सिर्फ 40% होती है, 40% या उससे भी कम होती है। तो इसमें क्या होता है, उसमें जो लावा होता है उसमें चिपचिपापन नहीं होता है, वह एक पानी की तरह बहने लगता है। जब वह बहता है तो उसकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इसी परिणाम से क्योंकि वो बह जल्दी जाता है तो उसकी वजह से ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण नहीं होता है, बल्कि लंबे चौड़े पठारों का निर्माण होता है। जिस प्रकार से पठार कौन से हो सकते हैं, पठार जैसे कि दक्कन प्लेटू का निर्माण भी स्नेक प्लेटू इन यूएसए, उनका निर्माण हमारा इसी प्रकार से हुआ है। तो यह दो पदार्थ हो गए। उसके बाद उसके अंदर से कुछ ठोस पदार्थ भी निकलते हैं। ठोस पदार्थों में सबसे पहली जो चीज़ निकलती है वह होती है आपकी वोल्केनिक ऐश। उससे कुछ राख भी निकलती है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है। उस मिट्टी के अंदर आप अलग अलग प्रकार की खेती भी कर सकते हैं। उसके बाद निकलती है लैपली जो होती है वह बहुत छोटे छोटे से मतलब कि अखरोट के दाने या फिर मटर के दाने की तरह छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं, पत्थर होते हैं जो उसके अंदर से निकलते हैं। उसके बाद निकलती हैं स्कोरिया। ये मटर के आकार की तरह एक छोटे छोटे से नुकीले पदार्थ होते हैं जो उसके अंदर से निकलते हैं। उसके बाद निकलती है उसके अंदर से ब्रेसिया जो होता है, ये छोटे छोटे से नुकीले शिलाखंड होते हैं जो लावा से चिपक कर संगठित हो जाते हैं। ठीक है, ब्रेसिया जो लावा के साथ चिपक करके वह एक बड़ा सा बंडल बना लेते हैं, तो वह भी ब्रेसिया भी निकलते हैं। उसके बाद वोल्केनिक बॉम्ब बहुत बड़े बड़े आकार के होते हैं। ये 6 से 7 सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर व्यास के शिलाखंड हो सकते हैं, बड़े बड़े पत्थर हो सकते हैं। जो जैसे कि इस प्रकार के जो पत्थर निकलते हैं वह स्ट्राम्बोली, जो कि यूरोप के अंदर आपका पाया जाता है एक वोल्केनो, उस वोल्केनो से हमेशा इस प्रकार के वॉयलेंट इरप्शन होता है और वहाँ से आपके वोल्केनिक बॉम्ब निकलते हैं जो 200 टन से भी भारी ज्वालामुखी के हम देखने को वहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद होते हैं प्यूमाइस क्या होते हैं, ये ब्रेसिया के साथ वायु के मिश्रण से बने छिद्रमय रोड़े होते हैं जो स्पंज की भांति हल्के होते हैं और जल में डूबते नहीं हैं। तो ये जो देखिए कि प्यूमाइस अब यहाँ पर आपके सामने
वर्ड आया प्यूमाइस। ये इस प्रकार के पत्थर होते हैं जिसके अंदर एयर बबल्स होते हैं। तो एयर बबल्स होने की वजह से या यदि हम इनको पानी के अंदर डालें तो वह डूबते नहीं हैं। जिस प्रकार से हमने देखा था कि हनुमान ने श्रीलंका जाने के लिए क्या किया था कि एक बांध का निर्माण किया था, ये माना जाता है। तो उस वक्त जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया हो सकता है कि जिन पत्थरों का निर्माण किया, जिन पत्थरों से उस ब्रिज का निर्माण किया गया हो, तो वो पत्थर आपके इसी प्रकार के प्यूमाइस हों। क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक रूप से भी एक ब्रिज है जिसको हम एडम ब्रिज बोलते हैं। तो एक मिथ कहें या फिर सच्चाई कहें इन बातों के अंदर मैं नहीं जाना चाहूँगा कि वह क्या था, लेकिन जो पत्थर पानी के अंदर नहीं डूबते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्यूमाइस बोलते हैं। उसके बाद होते हैं टफ। ये राख के साथ जुड़ जाने के से बने हुए छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं, ठीक है, टफ। तो ये पदार्थ उसके अंदर से बाहर निकलते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो किस प्रकार के होते हैं। तो वोल्केनो के प्रकार को जानने के लिए हमें मैं आपके सामने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट दिखा रहा हूँ। इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट को देखने से आपको वोल्केनोज के प्रकार को जानने में सहायता मिलेगी। देखिए सबसे पहले ज्वालामुखी है जो उसका उद्गार के अनुसार उसके भाई किस प्रकार से उसका वो जो मटेरियल है वह बाहर आ रहा है, उसके आधार पर उद्गार के अनुसार, ठीक है, क्या वह केंद्र से आ रहा है या फिर दरार से आ रहा है। केंद्र से मतलब कि वोल्केनो के बिल्कुल बीच से लावा बाहर निकल रहा है, बिल्कुल बीच से बाहर निकल रहा है केंद्र से, या फिर साइड में से, जैसे कि ये पहाड़ हो गया, पहाड़ के साइड से लावा निकल रहा है, तो इस प्रकार से उसकी किसी अन्य दरार से बाहर निकल रहा है। उसके आधार पर भी हम वोल्केनोज का विभाजन कर सकते हैं, ठीक है। इसके दो प्रकार होते हैं, लेकिन उद्गार की अवधि के अनुसार भाई उद्गार है जो विस्फोट होता है वह कितने समय के अंतराल के बाद होता है, ठीक है। तो उस अंतराल के आधार पर भी हम इसका विभाजन कर सकते हैं। सबसे पहला होता है सक्रिय मतलब एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। उसके बाद होता है प्रसुप्त वोल्केनो और तीसरा होता है शांत वोल्केनो। तो ये 3 प्रकार के वोल्केनो हो सकते हैं। अब उद्गार जो केंद्र से जो हवा जो मैंने बताया था कि केंद्र से लावा निकल रहा है, तो जब केंद्र बिंदु से बीच में से ये वोल्केनो हो गया और उसके बिल्कुल बीच में से यदि लावा निकल रहा है तो उसके भी कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि हवाइन आइलैंड्स के अंदर जिस प्रकार से वोल्केनो निकलता है उस तरह के, स्ट्राम्बोली वोल्केनो जो उस तरह से जो वोल्केनो निकलता है उस प्रकार के। अच्छा, वोल्केनो तुल्य वोल्केनो विसुवियस तुल्य और पिलियन तुल्य, यह मुख्य रूप से 5 प्रकार के और भी आपके वोल्केनोज हो सकते हैं। तो अब हम इनको एक एक करके यहाँ पर इनका वर्णन करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जो केंद्र से जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है या फिर ज्वालामुखी यह पदार्थ है जो बाहर निकलता, लावा जो बाहर निकलता, वह सबसे पहला उसमें आपको मैंने बताया कि हवाइन तुल्य ज्वालामुखी मतलब हवाइन टाइप ऑफ वोल्केनोज। हवाइन टाइप ऑफ वोल्केनो, हवाइन का मतलब क्या है कि एक हवाई आइलैंड्स है जो कि आपका पैसिफिक ओशियंस के अंदर आपको मिलेगा हवाइन आइलैंड्स, और वहाँ पर उन हवाइन आइलैंड्स में जिस प्रकार का विस्फोट होता है, जिस प्रकार से लावा बाहर निकलता है, वहाँ पर जो लावा निकलता है वह बहुत ही शांतमय तरीके से बाहर निकलता है, ठीक है। तो जहाँ भी इस प्रकार से लावा निकलता किसी अन्य वोल्केनो से, तो उसको हवाइन टाइप ऑफ वोल्केनोज की संज्ञा दी जाती है कि भी ये हवाइन टाइप ऑफ वोल्केनोज है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि लावा है जो वह पतला होता है, उसकी रफ्तार तेज़ होती है, वह बाहर निकल के सड़कों पर, वनों में सभी जगह फैल जाता है। तो इस प्रकार का उसका जो वोल्केनो होता है उसका उदाहरण है जो मोना लाओ ज्वालामुखी है, जो इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है मोना लाओ। उसके बाद आता है स्ट्राम्बोली तुल्य। स्ट्राम्बोली एक आइलैंड्स है मेडिटेरियन ओशियन के अंदर, जो लिपारी द्वीप समूह जो उसके अंदर लिपारी आइलैंड्स है उसके नॉर्थ में यह आपका यह मतलब कि स्ट्राम्बोली वोल्केनोज मिलता है। इसमें कई बार देखने को मिलता है कि बेसिक जो लावा बाहर निकल रहा होता है अल्प सिलिका युक्त,
मतलब सिलिका की मात्रा कम होती है। बेसिक उसमें आपको मैंने बताया था कि एसिडिक और बेसिक लावा होता है, तो जो लावा है जो इसमें बेसिक लावा निकलता है, और यहाँ से जो कई बारी रुकावट होने की वजह से यहाँ पर जो वॉयलेंटली लावा बाहर निकल रहा होता है, तो उसके साथ साथ गैस भी निकलती हैं, उसके साथ साथ जल वाष्प भी निकलते हैं, धूल कण भी, झामक भी, जो चीज़ें मैंने अभी यहाँ पर बताई थी वो सभी चीज़ें इसके अंदर से निकलती हैं। तो ये था आपका स्ट्रोम्बोली टाइप ऑफ वोल्केनो। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसको हम चलो देखते हैं। उसके बाद आता है वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी भी लिपारी आइलैंड्स पर ही स्थित है। यहाँ पर जो स्ट्रोम्बोली आइलैंड्स, जो स्ट्रोम्बोली टाइप का जो ज्वालामुखी होता है उससे थोड़ा सा विभिन्न प्रकार का होता है। यह थोड़ा सा विस्फोटक होता है और इसका जो लावा निकलता है वह आपका थोड़ा सा विस्कस, चिपचिपा और लस्सेदार होता है। चिपचिपा और लस्सेदार, विस्कोसिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और कई बार वह जब बाहर निकल रहा होता है तो चिपचिपा होने की वजह से अपने वेंट को, ऊपर वाले उद्गार का उसका जो मुख होता है, ज्वालामुखी मुख होता है, उसको बंद कर देता है और अंदर से प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से वह बहुत ही वॉयलेंटली बाहर निकलता है। जब वह बाहर निकलता है तो उसके ऊपर जिस तरह गोभी का फूल होता है उस प्रकार से धूल कण आसमान में, उसकी जो ऐश निकलती है वह आसमान में फैल जाती है। तो इस प्रकार के वोल्केनोज भी पाए जाते हैं। उसके बाद आता है विसुवियस टाइप ऑफ वोल्केनो। विसुवियस टाइप ऑफ ज्वालामुखी है जो, वह इटली में पाया जाता है। विसुवियस टाइप ऑफ ज्वालामुखी, तो इसमें ये विसुवियस और जो मैंने इससे पहले वोल्केनो टाइप का जो आपको ज्वालामुखी बताया, इसमें फ़र्क किस बात का होता है? इतना सा फ़र्क होता है कि विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी में गैसों की तीव्रता के कारण लावा और विखंडित पदार्थ आकाश में अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। इसका सबसे पहले जो मैं बताऊं कि सर्वेक्षण किया था वह थे प्लिनी साहब। प्लिनी जी ने इसका वो सबसे पहले सर्वेक्षण किया था। तो उस सर्वेक्षण के कारण ही इसको प्लिनी टाइप ऑफ वोल्केनो भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आता पीलियन टाइप ऑफ वोल्केनो। प्लिनी और पीलियन टाइप ऑफ वोल्केनो दोनों अलग अलग हैं। कहीं आप इसको विसुवियस जो वोल्केनो को प्लिनी टाइप ऑफ वोल्केनो कहते हैं, लेकिन अब जो नेक्स्ट है उसको हम कहते हैं पीलियन टाइप ऑफ वोल्केनो। पीलियन टाइप ऑफ वोल्केनो को देखते हैं। चलिए, तो लास्ट इसमें आता है पीलियन टाइप ऑफ वोल्केनो। पीलियन टाइप ऑफ वोल्केनो सबसे ज़्यादा विनाशकारी वोल्केनो होता है। जब इसका विस्फोट होता है तो विस्फोट के अंदर आपको मैं बताऊं कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर तबाही फैलाता है यह वोल्केनो। तो इसके अंदर आपको मैं बताऊं, इस प्रकार का वोल्केनो कैरिबियन आइलैंड के अंदर स्थित है और वहाँ पर जब इसका वोल्केनो 1902 के अंदर 8 मई 1902 के अंदर इसका वोल्केनो हुआ था और पूरे का पूरा सेंट पीरी नाम का जो शहर था वह, उसमें 28,000 लोग रहते थे, पूरे का पूरा शहर तबाह कर दिया था, सभी के सभी मारे गए थे। तो जब यह ज्वालामुखी, जब इस उद्गार होता है, जब बाहर निकलता है ज्वालामुखी विस्फोट के साथ, तो ऊपर बादल बन जाते हैं। तो बादलों के अंदर जब बादल जब निकलता है उनको हम ग्लोइंग क्लाउड्स कहा जाता है। नुई अर्डेंटी के नाम से उसको हम जानते हैं, जिसको दमकते हुए बादल भी कहते हैं। और इसके अंदर से जो क्या कहते हैं, हवाई आइलैंड्स के लोग होते हैं जो वह इसको देवी पीली की भी मानते हैं। देवी पीली भी मानते हैं। पीली देवी, पीली मतलब कि आपको पता ही है येलो, पीली देवी भी मानते हैं। सन 1902 में जो सबसे बड़ा यहाँ पर विस्फोट हुआ था, इसी प्रकार का एक विस्फोट 1883 में क्राकटोआ नाम की जगह पर भी हुआ था, जो कि सुंडा आइलैंड पर स्थित था। जावा और सुमात्रा के लोग उससे भयंकर तरीके से प्रभावित हुए थे। क्राकटोआ का 1883 में इसका विस्फोट हुआ था, तो वो भी इसी प्रकार का एक माना जाता है। उसके बाद जो आता है नंबर 2, ये तो था आपका सेंट्रल इरप्शन, सेंटर से जो उद्गार होता है, सेंटर से जो विस्फोट होता है, ये तो थे उसके टाइप्स। उसके बाद आता है फिशर इरप्शन। फिशर इरप्शंस के
को किस प्रकार से आप करेंगे, फिशर इरप्शंस को करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि तो फिशर इरप्शन में क्या होता है कि लावा निकलता है। लावा क्या होता है, एक बहुत लंबी दरार के अंदर से निकलता है। अभी तक हमने देखा था कि एक पहाड़ होता है, उसके बीच में एक वेंट होता है और उस वेंट से बाहर निकलता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी लंबी दरार होती है। उस दरार से जिस तरह से पानी बाहर निकलता है, इस प्रकार से वह निकलता रहता है, फिशर इरप्शन होता है। तो इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं, वहाँ से सिर्फ लावा निकलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लिक्विड अवस्था में होता है, मतलब कि यहाँ से बेसिक लावा बाहर निकलता है और जिसमें सिलिका की मात्रा बहुत कम होती है। इस प्रकार के मतलब फिशर इरप्शन हुए हैं, उसके मुख्य उदाहरणों के रूप में यदि देखें तो दक्कन भारत का जो प्लेटू है, दक्षिण भारत में जो प्लेटू है, दक्कन का पठार जिसको हम कहते हैं, उसका निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। यूएसए के अंदर जो स्नेक प्लेटू है, उसका निर्माण इस प्रकार से हुआ है। ब्राज़ील का जो प्लेटू है, उसका भी इसी प्रकार से निर्माण हुआ है। आइसलैंड के अंदर भी जो आपका इरप्शन हो रहा है, वह फिशर इरप्शन ही माना जाता है। अच्छा, उसके बाद चलिए हम देखते हैं कि उद्गार की अवधि के अनुसार जो है वो वोल्केनो किस प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहला जो होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो जो होता है उसके अंदर है अक्सर विस्फोट होते ही रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। और इस प्रकार के जो ज्वालामुखी हैं वह आपके मेडिटेरियन ओशियंस के अंदर आपके पाए जाते हैं। इनका जैसे कि इटली का एटना ज्वालामुखी इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो 2500 वर्षों से लगातार सक्रिय है। मेडिटेरियन ओशियंस के अंदर लिपारी द्वीप पर स्ट्राम्बोली हो गया, स्ट्राम्बोली भी इसका एक उदाहरण है, जो प्रत्येक 15 मिनट के बाद विस्फोट करता रहता है। ठीक है, उसके बाद इसी ज्वालामुखी को लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन ओशियन कहा जाता है, क्योंकि हर 15 मिनट बाद वहाँ पर लाइट जलती रहती है। जब ज्वालामुखी निकलता है तो लाइट, रात हो चाहे दिन हो, तो वह दिखाई देता है, तो इसीलिए इसको लाइट हाउस ऑफ ज्वालामुखी कहा, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन ओशियन भी कहा जाता है। उसके बाद होता है डोरमेंट वोल्केनो, मतलब कि प्रसुप्त वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो उस प्रकार के होते हैं जिसमें एकदम से डेली दूसरे तीसरे दिन मतलब कि विस्फोट नहीं होता है, जबकि कुछ समय के पश्चात उसके अंदर विस्फोट होता रहता है। जैसे कि विसुवियस ज्वालामुखी, इटली का ही विसुवियस ज्वालामुखी है, जो कई सौ वर्षों से सुप्त पड़ा था, लेकिन अचानक 1931 में उसके अंदर से क्या हुआ कि ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। तो 1931 तो इस प्रकार का उदाहरण है। उसके बाद होते हैं मृत और एक्सटिंक्ट वोल्केनो या फिर विलुप्त वोल्केनो। तो इस प्रकार के डोरमेंट वोल्केनो जिसको हम कहें, डोरमेंट नहीं सॉरी एक्सटिंक्ट वोल्केनो, जो कि वोल्केनो थे कभी है, तो इसके कई उदाहरण हमारे सामने देखने को आते हैं। जैसे कि ईरान का कोह सुल्तान और म्यांमार का पोपा विलुप्त ज्वालामुखियों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से इटली का विसुवियस, इंडोनेशिया का क्राकोटोवा भी मृत समझ लिए गए हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते कि वह कब फट सकते हैं, लेकिन इनको अब आज के समय में मृत मान लिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं हम वोल्केनो से बनने वाली लैंडफॉर्म्स, मतलब कि किस किस प्रकार से जब वोल्केनो निकलता है किस किस प्रकार की टोपोग्राफी देखने को मिलती है, तो वो हम अभी देखते हैं। इसके अंदर लैंडफॉर्म्स सबसे पहला आता है सिंडर कोन या फिर राख शंकु। सिंडर कोन क्या होता है, कोन को अब यदि हम एक मतलब कैप इस प्रकार का जो आकार होता है, यहाँ पर एक चित्र देखिएगा, इस चित्र के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस प्रकार की जो आकार होता है उस आकार को ही हम क्या कहते हैं, सिंडर कोन कहते हैं। सिंडर कोन समझ में आ गया। तो सिंडर कोन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मुख्य रूप से जो ज्वालामुखी से निकलने वाला पदार्थ होता है वह काफ़ी ऊंचाई तक जाता है, और जब उसके ऊपर जो आकर हुए पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर, लैपलीज, जितने भी प्रकार का मटेरियल बाहर निकलता है वह उसके ऊपर गिरता रहता है और एक प्रकार का यह आपका कोन बन जाता है। तो कोन बनने के इसके अंदर जो है 30 से 40 डिग्री तक का ढलान होता है, और मैक्सिको और हवाईन आइलैंड्स पर इस प्रकार के अनेकों शंकु पाए जाते हैं, इस प्रकार के अनेकों कोन पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं एसिडिक लावा कोन। एसिडिक लावा कौन है, उसको हम डोम भी कहते हैं। देखिए एसिडिक लावा जब निकलता है तो क्या होता है, एसिडिक लावा होता है वो काफ़ी वायलेंटली बाहर निकलता है, अत्यधिक विस्फोट के साथ बाहर निकलता है, तो वह अधिक
अधिक चिपचिपा भी होता है। तो इस प्रकार का जब लावा बाहर निकलता है तो जो आकृति मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो इस आकृति को देखिएगा, तो इस आकृति के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से आपका डोम बनता है। एक उत्तल ढाल वाला, संकीर्ण ढाल वाला जो लेंस बनता है। स्ट्राम्बोली आइलैंड्स है जो इसका, स्ट्राम्बोली आइलैंड ज्वालामुखी है जो वह इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है स्ट्राम्बोली टाइप का, जो कि आपका मेडिटेरियन ओशियंस के अंदर लिपारी आइलैंड के ऊपर स्थित है। ठीक है, गुम्बद नुमा आकार होता है इसका। उसके बाद नेक्स्ट जो हम करते हैं बेसिक लावा कोन या फिर लावा शील्ड। देखो इसको जो बेसिक लावा होता है, क्योंकि ये क्या करता है, यह आराम से बाहर निकलता है। ठीक है, ज़्यादा वॉयलेंट नहीं होता है, चिपचिपा नहीं होता है, तो यह ज़्यादा ऊंचे पहाड़ों का निर्माण नहीं करके ऊंची ज़मीन का निर्माण करता है, काफ़ी बड़े एरिया के ऊपर फैल जाता है। तो जब इस प्रकार की आपको टोपोग्राफी देखने को मिलती है तो उसको लावा शील्ड भी कहते हैं। तो जब इस प्रकार की शील्ड बनती है तो इसके उसके उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे कि हवाइन आइलैंड के अंदर आपका मोना लाव इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दक्षिणी भारत का दक्षिण का पठार है, वह भी इसका उदाहरण है। कोलंबिया का पठार है अमेरिका का, वह भी इसका उदाहरण है। तो ये बहुत सारे इसके अंदर इसके उदाहरण हैं। और इसको विश्व में लावा शील्ड या पठारों का वितरण भी आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद आता कंपोजिट कोन। देखिए अभी तक जितने भी हमने उदाहरण देखे हैं उसके अंदर क्या देखा कि जो लावा है वह क्या होता है कि एक जगह से निकल रहा था, सेंटर पॉइंट से निकल रहा था। लेकिन जो कंपोजिट कोन होता है उसके अंदर जो लावा है वह 2-3 जगह से निकलता है। जैसे कि ये बीच में से चलिए आप यहाँ पर ये चित्र देखिए, इसमें देखिए आप, पहले तो बीच में से जा रहा था लावा बाहर, फिर उसी का एक वेंट एक तरफ से, दूसरा वेंट दूसरी तरफ से बन जाता है। तो जहाँ जहाँ से जितने वेंट होते हैं उतने ही उसके ऊपर कोन बन जाते हैं। तो इसको हम पैरासिटिक कोन भी कहते हैं। ठीक है, उपशंकु भी कहते हैं। तो इसके उदाहरण है जो जापान का फ्यूजियामा जो वोल्केनो हो जापान का, वो इसका एक उदाहरण है। माउंट शास्ता यूएसए के अंदर आपका माउंट शास्ता है, वो इसका उदाहरण है। रेनियर और हुड ये सारे के सारे यूएसए के अंदर। फिलीपाइंस में मेयान और इटली का स्ट्राम्बोली इत्यादि इसके उदाहरण है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा कोन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेस्टेड कोन या फिर घोंसलादार शंकु टाइप का, मतलब का जो आकार देखने को मिलता है, उस प्रकार की टोपोग्राफी जहाँ पर मिलती है। तो उस प्रकार का कहाँ पर बनता है तो उसके बारे में बताता हूँ मैं। तो जो घोंसलादार आपका शंकु बनता है उसके अंदर क्या होता है कि जो ज्वालामुखी उद्गार होता है जहाँ से बाहर निकलता है, क्रेटर जिसका मैंने बताया था, ऊपर का जो घेरा होता है, ज्वालामुखी के ऊपर का जो घेरा होता है, उसी के अंदर छोटे छोटे से कोन बन जाते हैं। जब वो कोन जब बनते हैं तो उनसे अलग अलग जगह से क्या कहता है मटेरियल बाहर निकलने लगता है। तो इसी प्रकार के जो आकार होता है उसको हम क्या कहते हैं, घोंसलादार नेस्टेड भी कहते हैं। और इन्हें कोन भी कहा जाता है। कोन के अंदर कोन, शंकु के अंदर शंकु, ठीक है, भी कहा जाता है। इसका उदाहरण विसुवियस जो ज्वालामुखी है इटली के अंदर, इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। उसके बाद वोल्केनिक प्लग। तो ज्वालामुखी या वोल्केनिक प्लग को ज्वालामुखी डाट भी कहा जाता है। कई बार देखने में आता है कि जब ज्वालामुखी विसुप्त या फिर विलुप्त अवस्था में पहुंच जाता है तो उसके अंदर का जो ज्वालामुखी वेंट होता है जहाँ से लावा बाहर निकलता है, जैसे कि चित्र के अंदर देखिए, तो जब ज्वालामुखी वेंट से बाहर निकलता हुआ पदार्थ जम जाता है तो एक पिलर के रूप में वह जम जाता है, पूरा पिलर में ऊपर से नीचे तक एक पिलर के रूप में। और जब आजू बाजू का एरिया अपर्दन के द्वारा वहाँ से हट जाता है, जब वह बाहर दिखाई देने लगता है तो वह एक पिलर के समान देखने को मिलता है, जिसकी ऊंचाई आपकी 600 मीटर तक की उसकी ऊंचाई हो सकती है। और उसका जो व्यास 300 से 600 मीटर तक का उसका व्यास भी हो सकता है। इसके जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वह है अपना यूएसए का डेविल टावर और ब्लैक हिल्स उसका मुख्य उदाहरण है। जबकि फ्रांस में भी इस प्रकार का एक उदाहरण देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पाई द डोम के नाम से इसको देखते हैं। इस चित्र के अंदर इसको दिखाया भी गया है। उसके बाद आता है वोल्केनिक माउंटेन
वोल्केनिक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स का निर्माण किस प्रकार होता है, चलिए देखते हैं। तो वोल्केनिक माउंटेन्स जब का निर्माण होता है तो लगातार विस्फोट होने की वजह से उनका आकार, उनकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। तो जब इनकी ऊंचाई लगातार बढ़ती रहती है तो उनको हम पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन का नाम दे देते हैं। इसका मुख्य उदाहरण के रूप में यदि हम कहें तो जापान का फ्यूजी यामा जो ज्वालामुखी, वह इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। उसके बाद आता है काल्डेरा। काल्डेरा क्या होता है? काल्डेरा, काल्डेरा जो होता है उसका निर्माण है वह किस प्रकार से होता है। देखिए, जब मैंने क्रेटर बताया आपको कि ज्वालामुखी का क्रेटर होता है ऊपर से, जब यह क्रेटर विशाल रूप धारण कर लेता है, विस्फोट के बाद विस्फोट होते रहते हैं और इसका साइज़ बड़ा होता चला जाता है। तो जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ होता है वह उसको हम, बड़े वाले साइज़ को हम क्या कहते हैं, काल्डेरा कहते हैं। तो काल्डेरा जो होता है वह बहुत बड़े आकार का होता है, जिसकी जो लंबाई मैं कहूँ कि लगभग 27 किलोमीटर तक की उसकी चौड़ाई हो सकती है और उसका घेरा है जो वो 112 किलोमीटर का हो सकता है। जैसे कि इसी प्रकार का एक काल्डेरा जापान में है जो विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा है, जिसको हम आसो के नाम से जानते हैं, ASO, आसो, आसो के नाम से उसको हम जानते हैं। उसके बाद होती है क्रेटर लेक्स। उसके बाद क्या होती है, जो हम क्रेटर बनती हैं और वोल्केनो प्रसुप्त हो जाते हैं या फिर डोरमेंट हो जाते हैं, तो वहाँ पर जब बरसात होती है तो वह झील का रूप धारण भी कर लेते हैं। तो वहाँ पर झील का निर्माण भी होता है। जैसे कि महाराष्ट्र में लोनार लेक है। उत्तरी सुमात्रा के अंदर, सुमात्रा जो जावा सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया के, वहाँ पर भी टोबा नाम की झील है जो वह है अमेरिका में ओरेगन झील है, वह एक क्रेटर का महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, लास्ट में आता है इसमें फ्यूमारोल्स। फ्यूमारोल्स नाम की जो आकृति होती है वह क्या होती है कि जब एक पर्टिकुलर एरियाज के अंदर लगातार बार बार में वहाँ पर विस्फोट होते रहते हैं तो एक छलनी नुमा, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी, इस प्रकार से बहुत सारे जगह पर वेंट बन जाते हैं, छोटे छोटे से, धरती के अंदर ही, प्लेन धरती के अंदर भी इस प्रकार के वो बन जाते हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि बार बार में जो प्रेशर, जो पानी गर्म होता है नीचे, तो पानी के फुहारे बाहर निकलते हैं बहुत तीव्र गति से। तो इसी प्रकार का एक उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण है जो अलास्का के अंदर है, जिसे हम कहते हैं वैली ऑफ थाउजेंड स्मोक्स, जो कि अलास्का में किटमई ज्वालामुखी में विशाल मात्रा में निकली हुई गैसों के दृश्य को कहते हैं। किटमई नाम का ज्वालामुखी उसके एरियाज़ के अंदर वह पाई जाती है। तो वैली ऑफ थाउजेंड स्मोक्स के नाम से उसको जाना जाता है। तो फ्यूमारोल्स होते हैं। तो इसका उदाहरण भी मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके। अब इसमें देखते हैं हम इस ज्वालामुखी से होने वाले कुछ फ़ायदे। देखिए, ज्वालामुखी जब का विस्फोट होता है उसके साथ राख निकलती है कुछ, तो उससे बहुत ही उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। उसके बाद उसके साथ साथ कुछ भू आकारों का निर्माण होता है, जिस भू आकारों में जैसे कि लावा कोन बनते हैं, लावा प्लेटू बनते हैं। तो इस प्रकार के भू आकारों का निर्माण भी होता है। बहुमूल्य खनिज पदार्थ भी बाहर निकल कर आते हैं। तो इन खनिजों से भी हम क्या करते हैं, अपना क्या होता है कि वह हमारे विभिन्न प्रकार की डेली यूजेस में और मेडिसिन्स में भी वह काम आते हैं। चर्म रोगों का भी इससे गठिया बाव या चर्म रोग है, अगर यदि हॉट स्प्रिंग के अंदर कोई चश्मा, गर्म पानी के चश्मे बन जाते हैं तो उसमें नहाने से आपके इस प्रकार के रोग भी दूर होते हैं। भूतापीय ऊर्जा है जो, वह भूतापीय ऊर्जा मतलब जियोथर्मल एनर्जी है जो, वह भी, उससे भी हम बिजली भी बनाते हैं। इसके बाद बेसाल्ट और ग्रेनाइट जैसी आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है और उन चट्टानों का हम भवन बनाने के काम आते हैं। अच्छा, क्रेटर और काल्डेरा में जो झील होती हैं, उन झीलों के अंदर जो पानी इकट्ठा होता है उसका इस्तेमाल हम सिंचाई के लिए कर लेते हैं। जैसे कि मिस्र में नील नदी है, इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जहाँ से विक्टोरिया झील है जो, उसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, उस सिंचाई के लिए करते हैं। ज्वालामुखी में अनेक प्रकार की झीलें, शंकु, गीजर, गर्म व जल के चश्मे आदि सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, आने जाने के लिए
लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, पर्यटन बढ़ता है। उसके बाद उस ज्वालामुखी क्रिया पृथ्वी के इतिहास व उसकी बनावट को समझने में भी मदद करती है। ठीक है। उसके बाद इसमें बहुत सारी हानियाँ भी है। देखिए, जान और माल की हानि होती है। ठीक है। भूकंप आ जाते हैं, भवन गिर जाते हैं, ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है, उसके साथ साथ जब लावा फ्लो होता है तो लावा फ्लो में उसके सामने आने वाली सभी चीज़ों का वो विनाश कर देता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हमने देखे। तो ये इसके नुकसान भी हैं। अब हम देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशंस, वितरण, कहाँ कहाँ पर इसका वितरण पाया जाता है। देखिए, वर्ल्ड लेवल पर यदि हम देखें तो जो मैंने आपको बताया था कि भूकंप वाले चैप्टर के अंदर जो प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट्स की बाउंड्रीज है, उन बाउंड्रीज के सहारे ही सबसे ज़्यादा वोल्केनोज पाए जाते हैं, और उन बाउंड्रीज को ही हमने यहाँ पर बताना है कि सरकम पैसिफिक बेल्ट है जो जिसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोल्केनो है। ठीक है। अच्छा जी, आपका अटलांटिक ओशियंस के बीच में जो दरार जो मैंने बताया था, जो डाइवर्जेंट बाउंड्री, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है। कई बारी आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, वहाँ पर भी कन्वर्जेंट बाउंड्री है, वहाँ पर भी। तो इसके उदाहरण देखने को आपको मिलते हैं और उन्हीं का हमको यहाँ पर वर्णन करना है। जैसे कि सरकम पैसिफिक बेल्ट, वही अटलांटिक ओशियनिक बेल्ट, ओशियन, कुछ जगह पर कई अन्य इस प्रकार के जो हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो हैं जो पाए जाते हैं, जैसे कि किलिमंजारो और माउंट केनिया, इसके दो उदाहरण हैं। ठीक है। तो ये था, और इसका मैं आपके सामने यहाँ पर एक चित्र भी दिखा देता हूँ। इस चित्र के अंतर्गत आप बहुत सारे वोल्केनोज को आइडेंटिफाई करके इनके नाम लिख सकते हैं और अपना आंसर को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये था आपका काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया। आप लोगों को इसको समझना होगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी बहुत सारे वोल्केनोज का से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इस क्वेश्चंस को आपको आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करना होगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि भारत के अंदर भी दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं जिनका नाम है बैरन द्वीप और नारकंडम द्वीप समूह। ठीक है। जो कि आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जस्ट नॉर्थ में ही आपके ये पाए जाते हैं, जो कि विलुप्त अवस्था में हैं और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है। इसको भी आप अपने एग्ज़ाम्स का जो आंसर लिखें उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। थैंक यू।